नमस्ते साथियों। आज हम बात करेंगे समाज के उस वर्ग की जिन्हें जन्म के साथ उनका परिवार और हमारा समाज अभिशप्त जीवन जीने के लिए छोड़ देता है, जबकि उनका अपने परिवार पर उतना ही अधिकार है जितना किसी लड़के या लड़की का, और समाज में भी उनका उतना ही अधिकार है जितना किसी स्त्री या पुरुष का। हम बात कर रहे हैं लैंगिक आधार पर समाज के तीसरे स्तंभ किन्नर या थर्ड जेंडर वर्ग की, जिनकी जन्म प्रक्रिया बिल्कुल ही किसी स्त्री पुरुष की भांति ही है, फिर भी उन्हें उनका परिवार और हमारा समाज अपने से दूर अनजान लोगों के बीच रोटी, कपड़ा, मकान और पहचान के लिए दर दर भटकने को छोड़ देता है, जिसके कारण वे हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। आखिर वे कौन से कारण हैं कि किसी एक ही स्त्री पुरुष से जन्मे लड़के, लड़कियां और यहाँ तक कि दिव्यांग बच्चे अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, जबकि एक किन्नर बच्चा नहीं। वह किन्नर बच्चा जिसे अपने परिवार और समाज के साथ की अत्यधिक आवश्यकता है, उस किन्नर बच्चे को परिवार और समाज अपने से दूर कर देता है और नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य कर देता है। इन कारणों के लिए अपने किन्नर विषय पर शोध के दौरान जब मैंने अध्ययन किया तो इन कारणों को पाया कि इनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं। उनमें से जो प्रमुख कारण है वे हैं सामाजिक दबाव और कलंक का भय, धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताएं, पारिवारिक सम्मान, अज्ञानता और गलतफहमी, और किन्नर वर्ग के द्वारा किसी परिवार से किन्नर बच्चे को जबरन छीन ले जाना आदि इसके प्रमुख कारण है। आखिर ये सभी कारण किसी किन्नर बच्चे पे ही लागू क्यों होता है? इसका उत्तर ढूंढते हुए हम पाते हैं कि परंपरागत रूप से किन्नरों के साथ हो रहे अन्याय पर न उनका परिवार और न ही हमारा समाज कभी विचार किया है और न ही उनके ज़मीनी यथार्थ से अवगत होना चाहा है। उनके साथ हो रहे इस अन्याय पर यदि विचार किया जाए तो हम पाते हैं कि किसी बच्चे का किन्नर होने में कोई योगदान नहीं है और न ही उसके माता पिता का कोई योगदान है या उसका कोई पाप पुण्य उसका कारण है। उसमें यदि किसी बच्चे का किन्नर होने में कुछ कारण है तो वो है गुणसूत्र का असंतुलन होना या क्रोमोसोम डिसऑर्डर, जिसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जाता है। क्रोमोसोम का यह डिसऑर्डर या गुणसूत्र का असंतुलन होना ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक विकार है जो किसी के साथ हो सकता है। इसे यदि समझें तो हम फूड पॉइजनिंग जैसा इसे समझ सकते हैं। अतः इसमें ऐसा कोई कारण नहीं है कि किसी परिवार को, किसी माता पिता को अपमानित होना पड़े, अपने आप पे शर्म आए या उसका पारिवारिक सम्मान घट जाए। इसमें इस तरह के कोई कारण नहीं मिलते हैं और ये विकार किसी के साथ हो सकता है। ये किसी भी तरीके का ना कोई दोष है और ना कोई बीमारी है। अब रह गई बात कि लोग संतानों की उपयोगिता देखते हैं, तो हम सब जानते हैं कि संतान किसी लिंग का हो या किसी रूप का हो, यदि उसकी परवरिश या पालन पोषण सही ढंग से किया जाए तो वो परिवार, समाज, देश के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकता है। इस बात को इस तथ्य के साथ जोड़कर देखा जा सकता है कि कल तक जो समाज स्त्री वर्ग को अनुपयोगी समझते हुए भ्रूण हत्या कर दिया करता था, आज उसी समाज में स्त्रियां परिवार, समाज, देश का नाम रोशन करने में नित नवीन कीर्तिमान गढ़ रही हैं। अतः आवश्यकता है रूढ़ियों को समझने की, उन पे विचार करने की, उससे परिचित होने की और उसके ज़मीनी यथार्थ से अवगत होने की, अफवाहों से बचने की और उन रूढ़िवादिता को जड़ से समाप्त करने की जो किसी के जीवन
को नष्ट करने का कारण बन रहा हो। तो आइए समझते हैं किन्नर बच्चे के जन्म की सच्चाई, जिसमें कोई अफवाह या किसी भी ढंग का कोई रूढ़वादिता नहीं है। यही यथार्थ है जो किसी बच्चे के किन्नर होने का कारण होता है। हमारा शरीर कोशिकाओं की एक संरचना है जिसमें न्यूक्लियर धागे के समान जोड़ी के रूप में गुणसूत्र, उसमें डीएनए और डीएनए में जीन या जीन्स, जिसमें पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है। इसमें से जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र है वही किसी भ्रूण का लिंग निर्धारित करने का कार्य करता है। तो ये स्त्री या पुरुष में किस रूप में होता है, तो इसे हम ऐसे जान सकते हैं कि ये गुणसूत्र पुरुष में 23 जोड़ी और स्त्रियों में 23 जोड़ी, 23 जोड़ी समान होता है, जिसमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र या क्रोमोसोम होता है वो स्त्री और पुरुष में एक जैसे ही होता है, जिसे ऑटोसोम कहा जाता है। उसमें जो एक जोड़ी क्रोमोसोम या गुणसूत्र होता है उसमें लिंग निर्धारित करने की क्षमता होती है, जिसे सेक्स क्रोमोसोम या लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहा जाता है। वही गुणसूत्र किसी भ्रूण का लिंग निर्धारित करने का कार्य करता है। तो आइए समझते हैं कि कोई गुणसूत्र किस ढंग से किसी भ्रूण का लिंग निर्धारित करता है। पुरुष मेल, स्त्री फीमेल। पुरुष में जो गुणसूत्र जोड़ी के रूप में होता है उसमें होता है एक्स और वाई। स्त्री में गुणसूत्र जो जोड़े के रूप में होता है, जो लिंग निर्धारित करने का कार्य करता है, उसमें होता है एक्स और एक्स। अब ये गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो एक युग्म बनाते हैं और वे बने हुए युग्म ही लिंग का निर्धारण करते हैं। जब पुरुष का एक्स किसी स्त्री के एक्स से मिलता है तो इससे जो युग्म बनता है वो बनता है एक्स एक्स। जब पुरुष का एक एक्स दूसरे एक्स से मिलता है तो इससे जो युग्म बनता है वो बनता है एक्स एक्स। वाई जब किसी स्त्री के एक्स से मिलता है तो इससे बनता है एक्स वाई। वाई जब किसी स्त्री के दूसरे एक्स से मिलता है तो इससे भी बनता है एक्स वाई। अब ये 4 युग्म बनते हैं। इन 4 युग्म में देखिए ये 2 युग्म एक जैसे हैं, ये 2 युग्म एक जैसे। इसमें मतलब कि 50-50 चांस होता है लड़के या लड़की होने का, जिसमें जब एक्स और एक्स मिलता है तो इससे जो लिंग निर्धारित होता है वो स्त्री का लिंग निर्धारित होता है, यानी कि फीमेल। एक्स और वाई जब मिलते हैं बनते हैं तो इससे जो लिंग निर्धारित होता है वो होता है मेल या पुरुष का। इस प्रकार गुणसूत्रों के इस ढंग से मिलने से एक स्त्री और पुरुष का भ्रूण तैयार होता है, लिंग निर्धारित होता है। इसके अलावा कभी कभी इन गुणसूत्रों में विकार आ जाता है, तो ये विकृत होने के कारण इन दोनों युग्म को नहीं बना पाते हैं, तो एक तीसरा युग्म बना लेते हैं। तो जब ये इस ढंग के युग्म नहीं बना पाते हैं तो तीसरा युग्म कैसे बनाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी में एक्स की अधिकता हो जाती है, किसी में एक्स की कमी हो जाती है। जब इन दोनों के मिलने से एक्स की अधिकता हो जाती है तो ये एक्स एक्स वाई बना लेता है, या एक्स डबल वाई बना लेता है, या जब कभी एक्स की कमी हो जाती है तो एक्स ओ बना लेता है। इस तरह के बहुत सारे युग्म इसमें बनते हैं। ये जो सभी युग्म बने हैं इनसे जो लिंग निर्धारित होता है वो लिंग पूर्णतः निर्धारित नहीं होता। ये जो होता है अस्पष्ट लिंग निर्धारित होता है। इससे इन युग्मों से जो लिंग निर्धारित होता है वो क्या होता है, अस्पष्ट। मतलब कोई भी लिंग पूर्णतः नहीं बन पाता, और सभी लिंग क्या होते हैं, अस्पष्ट होते हैं। हाँ, इसमें ये होता है कि मुख्यतः इसमें 2 लिंग मिलते हैं, जिनमें एक लिंग ऐसा होता है कि
उस शिशु का आंतरिक जननांग, उस शिशु का आंतरिक जननांग महिला पुरुष दोनों का होता है, और बाह्य जननांग या तो महिला का होता है या पुरुष का होता है। उसी बात एक और दूसरा बनता है जो प्रमुखता के साथ बनता है, इसके साथ और भी अन्य बनते हैं लेकिन जो प्रमुख होते हैं उनमें से किसी दूसरा जो प्रकार होता है उसमें जो शिशु का आंतरिक जननांग होता है वो या तो स्त्री का होता है या तो पुरुष या मेल का होता है, और बाह्य जननांग किसी मेल का होता है या स्त्री का होता है। तो जो पहला प्रकार है इसे कहा जाता है ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स, जो दूसरा होता है इसे कहा जाता है सूडो हर्माफ्रोडाइट्स। अब इनमें होता क्या है कि जिस शिशु में आंतरिक जननांग महिला और पुरुष दोनों का होता है, और बाह्य या तो महिला का होता है या पुरुष का होता है, इसमें सुधार कर पाना संभव नहीं होता है। इनमें कोई भी सर्जरी कार्य नहीं कर पाती या ना कोई इसमें दवा या कोई भी प्रक्रिया इसमें कार्य नहीं कर पाता है इन्हें किसी एक लिंग में बनाने का, तो इनमें सुधार संभव नहीं होता है। लेकिन यह वही जो दूसरा युग्म बना होता है जिससे जो ये जिस शिशु की उत्पत्ति होती है उसमें जो होता है उसकी आंतरिक जननांग या तो फीमेल का होता है या मेल का होता है, बाहरी या तो मेल का होता है या तो फीमेल का होता है। तो इसमें ये होता है कि बच्चे के जन्म के बाद उसके व्यवहार, यदि बच्चा आंतरिक जननांग के साथ फीमेल है और बाह्य जननांग के साथ मेल है किंतु उसका व्यवहार स्त्रियों जैसा है, तो उसका बाह्य जननांग में परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें परिवर्तन संभव है। तो ये भी हम लोगों को जानना चाहिए कि जब इस तरह के बच्चे जन्म ले लें तो डॉक्टर की सलाह से देख लेना चाहिए कि इसमें सुधार संभव है कि नहीं। अब जानते हैं कि कोई भी गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्यों विकृत हो जाता है, क्यों इसमें विकार आ जाता है, क्यों ये इसमें डिसऑर्डर आ जाता है या असंतुलन आ जाता है। तो इसके पीछे कई कारण होते हैं, इसमें कुछ प्रमुख कारण आपको यहाँ पे बता रहे हैं। इसमें सबसे पहला प्रमुख कारण हो जाता है हार्मोनल डिसऑर्डर, हार्मोनल असंतुलन। दूसरा हो जाता है टॉक्सिन युक्त पदार्थों का सेवन जब गर्भ के दौरान महिलाएं करती हैं, तो दूसरा कारण ये हो जाता है। गर्भ के दौरान महिला यदि किसी हैवी डोज की दवा ले लेती है उस कारण भी ये विकृत हो सकता है। तीसरा, गर्भ के दौरान यदि कोई स्त्री केमिकल युक्त पदार्थों का अधिक सेवन कर रही है या केमिकल युक्त वस्तुओं का अधिक प्रयोग कर रही है या किसी पॉलीथीन युक्त वस्तुओं का अधिक प्रयोग किया जा रहा है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या उससे किसी स्त्री को पहले से कोई बीमारी है उस दौरान वो गर्भ धारण कर लेती है, तो ये सब उसमें कारण होते हैं गुणसूत्रों के विकृति के। तो इसमें गर्भ के बाद स्त्रियों को इन बातों से सतर्क रहना चाहिए क्योंकि जो शुरुआती 7 सप्ताह होते हैं उसी में किसी भ्रूण का लिंग निर्धारित होने का कार्य होता है। तो इन 7 सप्ताह में स्त्रियों को बहुत सचेत रहना चाहिए, अपने खान पान रहन सहन हर सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर के सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। तो इसमें स्त्रियों को सतर्क रहना चाहिए अपने गर्भ के दौरान कि इसमें किसी भी तरीके के उनके बच्चे में कोई परिवर्तन ना आ जाए, उनके बच्चे पर कोई प्रभाव ना हो, इसलिए उन्हें अपने गर्भ के दौरान बहुत ही अधिक सतर्क होना चाहिए।